कक्षा 10 के प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल भाग से संसाधन एवं विकास की चर्चा पर सम्मिलित हो रहे हैं। उसके अंतर्गत मृदा संसाधन, आज की कड़ी में मृदा संसाधन पर विचार किया जा रहा है। मृदा संसाधन क्या है आप समझें। धरातल पर स्थित, धरातल समझ में आ रहा है, जो आपकी पृथ्वी की ऊपरी सतह है। धरातल पर स्थित चट्टान चूर्ण यानी शैलों के टूट फूट को चूर्ण कहते हैं, जिसमें जीवांश का सम्मिश्रण पाया जाता है। यानी जीवों का सम्मिश्रण, जो जीव हैं उनकी मृत्यु होने पर वो भी उसी में सड़ गल के मिट्टी में चूर्ण में मिल जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। इसको एक भूगोलविद डॉक्टर बैनेट ने मिट्टी के विषय में कहा है। बैनेट ने मिट्टी के बारे में क्या कहा है, एक परिभाषिक शब्दावली देखिए। मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है। मिट्टी क्या है, भूपृष्ठ पर यानी धरातल पर मिलने वाले असंगठित यानी उनका संगठन नहीं है, उनके उन्हीं पदार्थों की एक ऊपरी परत है, जो पैतृक चट्टानों और वनस्पतियों से सम्मिलित योग से बनती है। यानी जो मिट्टी का चूर्ण है ये अपने मूल चट्टान से मिलकर बनती है, और साथ में मिश्रण किसका हो जाता है, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का। इस तरह से ये मिट्टी बनती है। मिट्टी के निर्माण में शैल चूर्ण आधारभूत पदार्थ होता है। मिट्टी के निर्माण में मिट्टी कैसे बनती है, अगर प्रश्न किया जाए मिट्टी बनने की क्रिया बताइए, तो मिट्टी बनने का आधार जो है वो शैलों का चूर्ण है। शैलें आप समझे होंगे, अवसादी शैल, आग्नेय शैल और कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल। इन तीनों शैलों के चूर्ण टूट फूट से जो पदार्थ है निकलता है वही मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। परंतु शैल चूर्ण ही मात्र मिट्टी नहीं है। आप भ्रमित न होइए कि केवल शैल चूर्ण से या चट्टान चूर्ण से जो पदार्थ निकला वही मिट्टी हो गई। चूर्ण आधा इसमें जब तक पौधे उगने की क्षमता ना हो तब तक वह अनुपयोगी रहती है। यानी मिट्टी तो है मगर वह मिट्टी मृदा नहीं कहलाएगी जब तक उसमें पौधे ना उगें। वनस्पति तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अंश शैल चूर्ण में मिलकर मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए या आपको बताया जा रहा है कि मृदा की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ती है, तो शैल चूर्ण से तो मृदा बनती है, और उसकी उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ती है, उसमें वनस्पति और जीव जंतु के सड़े गले पदार्थ जब मिश्रित होते हैं तो वो उर्वर बन जाती है। इसे जीवांश कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवांश या ह्यूमस कहते हैं। यानी सड़े गले पदार्थ, वनस्पति और जीवों के सड़े गले पदार्थ को जीवांश कहते हैं या ह्यूमस कहते हैं। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों में होता है, 1-2 साल, 1000 वर्ष में नहीं, लाखों वर्षों में मिट्टी बन पाती है। पैतृक शैलों के विखंडन से मिट्टी चूर्ण का निर्माण होता है। जो शैलें हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल, इन शैलों के टूट फूट से मिट्टी का निर्माण होता है। टूटने से, विखंडन माने टूटने से, प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे तापमान, बहता जल, तेज हवा मिट्टी के निर्माण में सहायक होती हैं। अब ये शैलें कैसे टूटती हैं, जब अत्यधिक तापमान होता है, पानी बहता है, तेज हवा चलती है, तो इनके खरोंच से, इनके बहाव से और तापमान के द्वारा, जब तापमान अधिक होता है तो शैलें फैलती हैं, और जब तापमान कम होता है तो शैलें सिकुड़ती हैं। यह सिकुड़न और फैलाव जो है चट्टानों को तोड़ता है।
जब कोई चीज़ फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी, बार बार ये क्रिया होगी तो अंत में वो टूट जाती है। तो तापमान के द्वारा इस तरह से चट्टानें टूटती हैं। पानी के बहने से चट्टानें घिस जाती हैं, बहाव के कारण हवा से रगड़ जाती हैं और खरोंच आ जाती है तो कुछ न कुछ कण निकल आते हैं। इस तरह से ये बनने की प्रक्रिया है, यानी मिट्टी बनाने की ये साधन है। तापमान, बहता जल, तेज हवा। मिट्टी की परतों में जीवांशों का मिश्रण तथा रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन होते हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण पूरा होता है। मृदा का वर्गीकरण, मिट्टी का वर्गीकरण यानी मिट्टी के प्रकार। भारत में अनेक उच्च दाब, उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु तथा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत में तरह तरह के उच्चावच हैं। उच्चावच माने धरातली बनावट, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी घाटी है, इन्हें उच्चावच कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं या उगती हैं। घास है, बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ों में बहुत पत्तियाँ हैं और इस तरह से तमाम तरह की वनस्पतियाँ उगती हैं भारत में। ये मृदा के निर्माण विकसित करने के आधार हैं। अब मृदा के प्रकार में देखिए, पहला प्रकार है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जैसा नाम है, जल से ओढ़ी हुई मिट्टी, यानी उसके ऊपर से जल बहा होगा, बहता होगा, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत के विशाल उत्तरी मैदान में, आपका विद्यालय जहाँ है ये विशाल उत्तरी मैदान के अंतर्गत आता है और ये मैदान नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है, जिसमें प्रायः जीवांशों की अल्पता रहती है। इस मिट्टी में जीवांशों की कमी है। अल्पता माने कमी। इस मिट्टी को कांप या कछारी या दोमट मिट्टी कहते हैं। जो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी के पर्याय हैं, कांप, कछारी या दोमट। कछारी माने नदी के द्वारा, कछार जिसे कहते हैं जहाँ पर पानी भर जाता है, उस भूभाग को कछार कहते हैं। कांप माने चिकनी मिट्टी। दोमट माने जिसमें कई मिट्टियाँ मिली होती हैं, 2 प्रकार की 3 प्रकार की, उसे दोमट कहते हैं। जैसा नाम है दोमट, मट माने मिट्टी, दो माने दो प्रकार की मिट्टी। इस मिट्टी के अंतर्गत देश का 40% भाग सम्मिलित है। अब आप समझ लीजिए, ये जलोढ़ मिट्टी का जो हिस्सा है, भाग है भारत में, वो 40% भाग पर है और 60% पर अन्य मिट्टियाँ। यह मिट्टी हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली 3 बड़ी नदियाँ सतलुज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई और अवसाद के रूप में जमा की गई है। यानी मिट्टियाँ वहाँ से बहाकर लाई जाती हैं, फिर कहीं न कहीं उसे छोड़ दिया जाता है। छोड़ने की प्रक्रिया को अवसाद कहते हैं या निक्षेप कहते हैं या जमाव कहते हैं। मिट्टी जहाँ जमा हो गई उसे अवसाद कहते हैं या निक्षेप कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों, अब आपके यही मैदान में नहीं, उत्तर भारत का विशाल मैदान ही नहीं, उत्तर पूर्वी मैदान जो पूर्वी तटीय मैदान है। आपके भारत में 2 तटीय मैदान हैं, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। जो दक्षिण भारत में है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र या अरब सागर का तटीय क्षेत्र आता है और दूसरा पूर्वी तटीय क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इनके किनारे किनारे, जिनमें कौन नदी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश। जहाँ पर ये नदियाँ, जिनको हमने बताया, ये डेल्टा बनाती, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती, जलोढ़ मिट्टी। पश्चिमी जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, वहाँ पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर जल नहीं पहुँच पाता, ऊपर जल नहीं बहता है, ऐसे क्षेत्रों में पुरातन माने पुरानी, पहले कभी जल वहाँ पर बहा होगा और अब आज नहीं बह पा रहा, तो वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। पुरातन मिट्टी या पुरातन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं।
वास्तव में यह मिट्टी भी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई प्राचीन कांप मिट्टी ही होती है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में नदियों ने नवीन कांप मिट्टी का जमाव किया है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बांगर क्या है, खादर क्या है, तो यही आप परिभाषा लिख देंगे या समझ लेंगे, बताएंगे या अपने ज्ञान में रखेंगे। खादर मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी भी 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी हो सकती है। जो आपकी ये खादर मिट्टी है ये आज की बनी हुई नहीं है 2-4 साल की, ये 10,000 साल पहले की बनी हुई है। अब आप समझिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। अगर पूछा जाए कि बांगर भूमि उपजाऊ है कि खादर भूमि उपजाऊ, खादर मिट्टी उपजाऊ है, तो आपके संज्ञान में होना चाहिए कि बांगर मिट्टी में उपजाऊ उर्वरा शक्ति कम हो गई है, फसल उगाते उगाते क्षीण हो गई है, और जो नई खादर मिट्टी है उसमें अभी उर्वरा शक्ति अधिक है। सामान्यतः जलोढ़ मिट्टियाँ बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, यानी अधिकतर या ज़्यादातर ये मिट्टी में उर्वरा शक्ति अधिक पाई जाती है। इनमें पोटास उर्वरक के लक्षण क्या है? पोटास, चूना तथा फास्फोरस अम्ल पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु इनमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। शुष्क प्रदेशों की मिट्टियों में क्षारीय तत्व अधिक होते हैं। भारत की लगभग 50% जनसंख्या का भाग पोषण कांप मिट्टियों के क्षेत्रों द्वारा ही होता है। इन मिट्टियों में गेहूं, चना, चावल, तिलहन, तंबाकू तथा जूट आदि फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। देखिए, अगली मिट्टी है काली मिट्टी या काली मृदा। अभी आपको बता रहे थे कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, और अगली मिट्टी है मिट्टी के प्रकार में काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निकले पदार्थों के जमाव से निर्मित चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। यानी जहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी के विस्फोट के समय अग्नि या ज्वाला जैसे नाम है, आग निकलती है। आग के जहाँ होगी वहाँ धूल, राख आदि पदार्थ निकलते हैं। धूल और राख जो है आग के द्वारा जब निकलती है तो उसका रंग काला होता है, और जहाँ पर ज्वालामुखी फूटता है वहाँ पर भयंकर विस्फोट होता है, उसके साथ खूब राख, धूल आदि निकलती रहती है, वहाँ ढेर लग जाता है और पर्वत का आकार जैसे हो जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और यही ज्वालामुखी पर्वत, जब ज्वालामुखी वहाँ विस्फोट बंद हो जाता है, शांत हो जाता है, ज्वालामुखी का विस्फोट समाप्त हो जाता है, तो फिर उसमें ये बाह्य क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, अपर्दन शुरू हो जाता है, अपक्षय शुरू हो जाता है। तो वो मिट्टी को काट काट करके दूर दूर तक विस्तृत फैला देती है। ये प्रक्रिया जो है दूर दूर तक फैला देती है, जिसके कारण ये मिट्टी बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। अतः इसका रंग काला हो जाता है। इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्युमिनियम तथा जीवांशों की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी काली, चिकनी तथा बारीक कणों से युक्त होती है। इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जब ये ठंडी हो जाती है तो इसमें सूख जाती है, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों के द्वारा ऑक्सीजन पर्याप्त गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा इन दरारों के कारण बहुत दूर तक गहराई तक पहुंच जाती है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। अब काली मिट्टी का भारत का क्षेत्र कहाँ है? दक्षिण भारत में और पठारी क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा आता है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार उत्तर में गुना, मध्य प्रदेश का एक जिला है,
से दक्षिण में बेलगांव, ये कर्नाटक में है, और पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात में, और पूरब में अमरकंटक, इन जिलों के मध्य के भूभाग में काली मिट्टी का विस्तार है। अतः गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक की ये प्रमुख मिट्टी है। राजस्थान में भी कुछ हिस्सा है जो बूंदी जिले के एवं टाक जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के भाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के भाग में यह मिट्टी पाई जाती है, जिसमें झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट ये उसके अंतर्गत आते हैं, बुंदेलखंड के अंतर्गत, और इस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। ये मिट्टी, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसी कारण इसे कपास वाली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा पर्यायवाची नाम, उपनाम क्या है? कपास वाली मिट्टी। कपास के अतिरिक्त इस मिट्टी में चावल, गन्ना, गेहूँ, सब्जियां, फल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और सोयाबीन भी पैदा किया जाता है। इन मिट्टियों की सिंचाई की पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था अभी अनुपयुक्त है, अतः फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज अपेक्षाकृत कम होती है। अगली मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी के बारे में आपको अगली कड़ी में समझाया जाएगा। तब तक आप काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझिए और एक भारत का मानचित्र बना करके किताब से देख करके काली मिट्टी या जितनी भी मिट्टियां हैं उनको भरिए, और जहां कठिनाई हो आप हमसे पूछेंगे, समझेंगे। इतना काम आपको करना है। भारत के मानचित्र में भारत की सभी मिट्टियों को दिखाना है। आगे कड़ी में आपको लाल और पीली मिट्टी के बारे में, लेटराइट मिट्टी के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।